11 सितंबर के हमले, जिन्हें अक्सर सितंबर 11 या 9/11 कहा जाता है, 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर अल-कायदा द्वारा समन्वित आत्मघाती हमलों की एक श्रृंखला थी। उस दिन सवेरे 19 अल-कायदा आतंकवादियों ने 4 वाणिज्यिक यात्री जेट वायुसेना का अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने जानबूझकर उनमें से 2 विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क शहर के ट्विन टावर के साथ टकरा दिया, जिससे विमानों पर सवार सभी लोग तथा भवनों के अंदर काम करने वाले अन्य अनेक लोग भी मारे गए। दोनों भवन 2 घंटे के अंदर ढह गए, पास की इमारतें नष्ट हो गईं और अन्य क्षतिग्रस्त हुई। अपहरणकर्ताओं ने तीसरी विमान को बस वाशिंगटन डीसी के बाहर अर्लिंगटन वर्जीनिया में पेंटागन से टकरा दिया। अपहरणकर्ताओं द्वारा वाशिंगटन डीसी की ओर पुनर्निर्देशित किए गए चौथे विमान के कुछ यात्रियों एवं उड़ान चालक दल द्वारा विमान का नियंत्रण फिर से लेने के प्रयास के बाद विमान ग्रामीण पेंसिल्वेनिया में शैक्सविले के पास एक खेत में जा टकराया। किसी भी उड़ान से कोई भी जीवित नहीं बचा। इन हमले में लगभग 3000 लोग तथा 19 अपहरणकर्ताएं मारे गए। न्यूयॉर्क राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जून 2009 तक अग्निशामकों एवं पुलिस कर्मियों सहित 836 आपात सेवक मारे जा चुके हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले में मारे गए 2752 पीड़ितों में से न्यूयॉर्क शहर तथा पोर्ट अथॉरिटी के 343 अग्निशामक और 60 पुलिस अधिकारी थे। पेंटागन पर हुए हमले में 184 लोग मारे गए थे। हताहतों में 70 देशों के नागरिकों सहित नागरिकों की भारी संख्या थी। इसके अलावा वहां कम से कम एक द्वितीय मृत्यु हुई थी। चिकित्सा परीक्षक के अनुसार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ढहने से धूल में प्रकटन के कारण हुए फेफड़े के रोग की वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंक के विरुद्ध युद्ध शुरू करने हमले की प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आतंकवाद को आश्रय देने वाले तालिबान को पदच्युत करने के लिए इसमें अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूएसए पैट्रियाटिक एक्ट कानून भी बनाया। कई मंच के देशों ने भी आतंकवाद विरोधी कानूनों को मजबूत बनाया तथा कानून प्रवर्तक क्षमताओं का विस्तार किया। कुछ अमेरिकी शेयर बाजार हमले के बाद सप्ताह के शेष दिनों में बंद रहे तथा फिर से खुलने पर भारी घाटा, खासकर एयरलाइन और बीमा उद्योग में दर्ज किया। अरबों डॉलर के कार्यालय स्थान के नष्ट होने से लोअर मैनहट्टन की अर्थव्यवस्था को गंभीर हानि का सामना करना पड़ा। पेंटागन को हुए नुकसान के 1 वर्ष के अंदर साफ कर दिया गया और मरम्मत कर दी गई थी तथा भवन के बगल में पेंटागन स्मारक का निर्माण किया गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थल पर पूर्ण निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। 2006 में एक नया कार्यालय टावर 7 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के स्थल पर पूर्ण हो गया। वर्तमान में नया एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थल पर निर्माणाधीन है और 2013 में पूर्ण होने पर 1776 फुट यानी 541 मीटर ऊंचाई वाली यह उत्तरी अमेरिका में सबसे ऊंची इमारत हो जाएगी। मूल रूप से 3 और टावर 2007 और 2012 के बीच स्थल पर बनाए जाने की उम्मीद की गई थी। 8 नवंबर 2009 को फ्लाइट 93 नेशनल मेमोरियल की परियोजना प्रारंभ की गई थी और प्रथम चरण का निर्माण 11 सितंबर 2011 को हमलों की 10वीं सालगिरह के लिए तैयार हो जाने की आशा है। 1 सितंबर 2001 को जल्दी सवेरे बोस्टन, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डैलस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से सैन फ्रांसिस्को तक लॉस एंजलिस जा रहे 4 वाणिज्यिक विमानों पर 19 अपहरणकर्ताओं ने कब्जे में ले लिया। प्रातः 8:46 पर अमेरिकी एयरलाइंस की फ्लाइट 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से जा टकराई। इसके बाद सुबह 9:03 यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 साउथ टावर से टकराई। अपहरणकर्ताओं के एक अन्य समूह ने प्रातः 9:37 अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77 को पेंटागन से टकरा दिया। एक चौथाई उड़ान यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 93 विमान पर सवार यात्रियों और अपहरणकर्ताओं के बीच लड़ाई के बाद प्रातः 10:03 पर पेंसिल्वेनिया में शैक्सविले के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गई। माना जाता है कि इसका अंतिम लक्ष्य या तो कैपिटल संयुक्त राज्य अमेरिका कांग्रेस का बैठक स्थल या व्हाइट हाउस था। सितंबर 2002 में वृत्तचित्र निर्माता योसरी फाउदा द्वारा आयोजित एक साक्षात्कार में अल जजीरा के पत्रकार खालिद शेख मोहम्मद और रैमजी बिनलशीब ने कहा कि चौथा अपहृत विमान संयुक्त राज्य अमेरिका कैपिटल जा रहा था, न कि व्हाइट हाउस कैपिटल। उन्होंने आगे कहा कि अल-कायदा ने शुरू में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन के बजाय परमाणु प्रतिष्ठानों में अपहृत विमानों को उड़ाने की योजना बनाई थी, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाने के डर से उस समय के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर हमला नहीं करने का फैसला किया गया था।
कुछ यात्री कैबिन एयरफोन सेवा तथा मोबाइल फोन का उपयोग करके फोन कॉल करने में तथा यह विवरण देने में सफल हो गए कि प्रत्येक विमान पर बहुत से अपहरणकर्ताएं सवार थे कि जीवित्री या हानिकारक रासायनिक छिड़काव के अन्य रूप जैसे अश्रु गैस या काली मिर्च का छिड़काव किया गया था और कि विमान पर सवार कुछ यात्रियों को चाकू से मारा गया था। रिपोर्टों ने संकेत दिया कि 2 उड़ानों के दौरान अपहरणकर्ताओं ने विमान चालकों, उड़ान परिचारकों और कम से कम एक मामले में एक यात्री की चाकुओं से हत्या कर दी थी। आयोग ने यह स्थापित किया कि 2 अपहरणकर्ताओं ने हाल ही में लेदरमैन बहुप्रकार हस्त उपकरण खरीदे थे। फ्लाइट 11 के एक उड़ान परिचारक, फ्लाइट 175 के एक यात्री और फ्लाइट 93 के यात्री ने बताया कि अपहरणकर्ताओं के पास बम थे, लेकिन एक यात्री ने यह भी कहा कि उसके विचार से बम नकली थे। दुर्घटना स्थलों पर विस्फोटकों के कोई अवशेष नहीं पाए गए और 9/11 आयोग का मानना था कि बम शायद नकली थे। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 के ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से पता चला कि फोन कॉल के माध्यम से यह जानने के बाद कि इसी प्रकार अपहृत किए गए विमानों को सवेरे इमारतों से टकरा दिया गया था। चालक दल और यात्रियों ने अपहरणकर्ताओं से विमान का नियंत्रण छीनने की कोशिश की थी। फ्लाइट 93 के रिकॉर्डर की लिखित प्रतिलिपि के अनुसार एक बार यह स्पष्ट हो जाने पर कि वे विमान का नियंत्रण यात्रियों के हाथों खो देंगे, एक अपहरणकर्ता ने विमान को डगमगाने का आदेश दिया था। इसके तुरंत बाद विमान प्रातः स्थानीय समय 10:03 पर 2 बजे यूटीसी स्टेनो क्रीक टाउनशिप, सोमरसेट काउंटी, पेंसिल्वेनिया में शैक्सविले के समीप एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हमलों के आयोजक खालिद शेख मोहम्मद ने योसी फाउदा के साथ 2002 में एक साक्षात्कार में बताया था कि फ्लाइट 93 का लक्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका कैपिटल था, जिसे कूट नाम द फैकल्टी ऑफ लॉ दिया गया था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स में हमले के 3 दिन बाद इमारतें संचालनात्मक विफलता के कारण ढह गई थी। दक्षिण टावर 2 WTC यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 की टक्कर से लगी आग से लगभग 56 मिनट तक जलने के बाद प्रातः 9:59 पर गिर गया था। उत्तरी टावर WTC लगभग 102 मिनट तक जलने के बाद प्रातः 10:28 पर ढह गया था। जब उत्तरी टावर ढहा तो उसका मलबा पास के 7 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 7 WTC इमारत पर गिरा, जिससे वह भी क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें आग लग गई। यह आग घंटों तक जलती रही और इमारत की संरचनात्मक मजबूरी चरमरा गई, जिसके कारण शाम 5:20 बजे पूर्व सायाबन टूटकर गिर पड़ा और 5:21 पर पूरी इमारत ढह गई। इन हमलों ने पूरी संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार संगठनों और हवाई यातायात नियंत्रकों पर बड़े पैमाने पर भ्रम उत्पन्न कर दिया। सभी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक हवाई यातायात के लिए 3 दिनों के लिए अमेरिकी भूमि पर उतरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जो विमान पहले से ही उड़ान में थे उनका या तो वापस भेज दिया गया या कनाडा अथवा मैक्सिको के हवाई अड्डों पर उतरने के लिए भेज दिया गया। समाचार स्रोत दिन पर अपृष्ट और अक्सर विरोधाभासी रिपोर्ट प्रसारित करते रहे। इनमें से सर्वाधिक प्रचलित एक स्रोत ने समाचार दिया कि वॉशिंगटन DC में अमेरिका राज्य विभाग के मुख्यालय पर एक कार बम में विस्फोट किया गया था। पेंटागन दुर्घटना का समाचार पहली बार देने के तुरंत बाद कुछ समाचार माध्यमों ने संक्षेप में यह भी बताया कि नेशनल मॉल में आग लग गई थी। एसोसिएटेड प्रेस तार का एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया कि डेल्टा एयरलाइंस की एक विमान फ्लाइट 1989 का अपहरण कर लिया गया था। यह रिपोर्ट भी गलत निकली। संक्षिप्त समय के लिए विमान को अपहरण के खतरे में समझा गया था, लेकिन जल्दी ही नियंत्रकों को उससे जवाब मिल गया और वह सुरक्षित क्वीनलैंड ओहायो में उतर गया। कुल 2996 मृत्यु हुई, जिनमें 19 अपहरणकर्ता और 2977 पीड़िता थी। पीड़ितों का वर्गीकरण इस प्रकार है: 246 4 विमानों में जहां से कोई भी जीवित नहीं बचा, 2606 न्यूयॉर्क सिटी में टावर में और जमीन पर तथा 125 पेंटागन में। पेंटागन में मारे गए 55 सैन्य कर्मचारियों को छोड़कर हमलों में होने वाली सभी मौतें नागरिकों की थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले में 90 से अधिक देशों ने अपने नागरिक खोए थे। 2007 में न्यूयॉर्क शहर के चिकित्सा परीक्षक कार्यालय ने 11 सितंबर के हमलों में मरने वालों की आधिकारिक सूची में फेलिसिया डॉन जोन्स का नाम जोड़ा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ढहने पर धूल के संपर्क में हुए फेफड़ों की बीमारी से डन जोन्स की मृत्यु 9/11 के 5 महीने बाद हुई थी।
2008 में लिफोमा में मरने वाले लियोन हावर्ड को मरने वालों की आधिकारिक सूची में 2009 में जोड़ा गया। NIST का अनुमान है कि हमलों के समय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स में लगभग 17,400 नागरिक थे, जबकि पत्तन प्राधिकरण से मिली घूमने वाले दरवाजों की गिनती सुझाती है कि प्रातः 8:45 तक ट्विन टावर्स में आमतौर से 14,154 लोग उपस्थित थे। दक्षिणी टावर में प्रभाव क्षेत्र के 18 लोग सहित प्रभाव क्षेत्र से नीचे वाले लोगों की एक बड़ी संख्या को इमारत से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था और प्रभाव क्षेत्र से एक मंजिल ऊपर के लोगों ने स्पष्टता दक्षिण टावर की सुरक्षित बची हुई सीढ़ियों का प्रयोग किया। उत्तरी टावर में प्रभाव क्षेत्र वाली तथा उससे ऊपर वाली मंजिलों पर उपस्थित कम से कम 1366 लोग मारे गए थे और दक्षिणी टावर में जहां बाहर निकलने का काम दूसरी टक्कर से पहले ही शुरू हो गया था, कम से कम 618 लोग मारे गए थे। अतः मरने वाले कर्मचारियों और आगंतुकों के 90% से अधिक टक्कर वाली या उससे ऊपर वाली मंजिल पर थे। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सैकड़ों लोग टक्कर होते ही तत्काल मर गए थे, जबकि शेष फंसकर लोग टावर ढह जाने के बाद मारे गए। कम से कम 200 लोग जलते हुए टावरों से कूदने के कारण मारे गए, जैसे कि छाया चित्र में दिखाया गया गिरते हुआ आदमी। सैकड़ों फुट नीचे सड़क पर और आसपास की इमारतों की छतों पर जाकर गिरे। प्रत्येक टावर में टक्कर के स्थान से ऊपर रहने वाले कुछ लोग हेलीकॉप्टर बचाव की आशा में ऊपर छत की ओर गए, किंतु छत की ओर जाने वाले दरवाजे बंद थे। हेलीकॉप्टर से बचाव की कोई योजना नहीं बनी थी और 11 सितंबर को घने धुएं और तीव्र गर्मी के कारण हेलीकॉप्टरों से बचाव करना संभव नहीं हो पाता। घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को बचाने और आग को बुझाने का प्रयत्न करने वाले कुल 411 आपातकालीन कार्यकर्ता मारे गए। न्यूयॉर्क सिटी फायर विभाग FDNY ने 341 अग्निशामक और 2 FDNY सहायक चिकित्सा गवाए। न्यूयॉर्क शहर पुलिस विभाग ने 23 अधिकारियों को खो दिया। पत्तन प्राधिकरण पुलिस विभाग ने 37 अधिकारियों को खो दिया और निजी EMS इकाइयों के 8 अतिरिक्त EMTs मारे गए थे। 101वीं से 105वीं मंजिल पर स्थित एक निवेश बैंक कैंटर फिजरॉल्ड LP ने किसी अन्य नियोक्ता की अपेक्षा काफ़ी अधिक 658 कर्मचारी गंवाए। कैंटर के बिल्कुल नीचे 93 से 101 मंजिल पर फ्लाइट 11 की टक्कर का स्थल स्थित मार्श इंक ने 355 कर्मचारी गंवाए और एऑन कॉरपोरेशन ने 175 कर्मचारी मारे गए। न्यूयॉर्क के बाद न्यू जर्सी सर्वाधिक प्रभावित राज्य रहा, जिसके शहर होबोकन ने सबसे ज़्यादा मौतें झेली। हमले के सप्ताहों बाद मृतकों की संख्या 6000 से अधिक होने का अनुमान था, लेकिन यह संख्या वास्तविक पुष्टि मौत की दोगुनी से अधिक निकली। यह शहर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लगभग 1600 पीड़ितों के अवशेषों की ही पहचान करने में समर्थ हो सका। चिकित्सा परीक्षक कार्यालय ने लगभग 10,000 अज्ञात हड्डियों और ऊतकों के टुकड़े एकत्र किए, जिनका मृतकों की सूची से मिलान नहीं हो सकता। हड्डी के टुकड़े अभी 206 में भी पाए गए, जब मजदूर क्षतिग्रस्त ड्यूश बैंक की इमारत को ध्वस्त करने की तैयारी कर रहे थे। यह ऑपरेशन 2007 में पूरा हुआ। 2 अप्रैल 2010 को नर्व विज्ञान एवं पुरातात्विक विशेषज्ञों के एक दल ने स्टेटन आइलैंड पर फ्रेश किल्स लैंडफिल में मानव अवशेषों, मानव निर्मित कलाकृतियों तथा निजी वास्तुओं को खोजना आरंभ किया। यह ऑपरेशन जून 2010 में पूर्ण हो गया, जिसमें 72 मानव अवशेष पाए गए। इसके साथ ही पाए गए कुल मानव अवशेष 1845 हो गए। 2753 पीड़ितों में से 1629 की शिनाख्त हो पाई है। अतिरिक्त पीड़ितों का पहचान के लिए DNA प्रोफाइलिंग की कोशिश जारी है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के खुद के 110वीं मंजिल ट्विन टावर के अलावा 7 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 6 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 5 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 4 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, द मैरियट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 3 WTC और वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर कॉम्प्लेक्स तथा सेंट निकोलस ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च सहित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थल पर अनेक अन्य इमारतें नष्ट हो गईं या बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। ट्विन टावर का गिरना इतिहास में इस्पात आधारित संरचनाओं के पूर्णतः क्रमिक रूप से ढहने के अकेले उदाहरण का प्रतिनिधित्व करता है। 90 वेस्ट स्ट्रीट और वेरिजोन इमारत सहित आसपास की इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा था, लेकिन उन्हें बहाल कर दिया गया है। वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर की इमारतें, वन लिबर्टी प्लाजा, द मिलेनियम हिल्टन और 90 चर्च स्ट्रीट को मामूली नुकसान नहीं हुआ।
तब के बाद से उन्हें बहाल कर दिया गया है। प्रसारण रेडियो, टेलीविजन तथा टू वे रेडियो एंटीनी टावरों सहित नॉर्थ टावर के ऊपर लगे संचारण उपकरण भी नष्ट हो गए थे, किंतु शीघ्रता से संकेतों का विघटन करने और प्रसारण पुनः आरंभ करने में मीडिया स्टेशन कामयाब रहे। अर्लिंगटन काउंटी में पेंटागन के एक हिस्से में आग लग गई थी और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त इमारत का एक भाग ढह गया था। हमले के कुछ ही घंटों के अंदर FBI संदिग्ध विमान चालकों तथा अपहरणकर्ताओं के नाम तथा कई मामलों में निजी विवरण भी निर्धारित करने में सफल हुए। मिस्त्री का मोहम्मद अत्ता 19 अपहरणकर्ताओं का सरगना और विमान चालकों में से एक का था। अत्ता अन्य अपहरणकर्ताओं के साथ हमले में मर गया था, लेकिन उसकी पोर्टलैंड उड़ान से फ्लाइट 11 के साथ संबंध नहीं बना पाने के कारण मिले उसके सामान में से प्राप्त कागजात से भी 19 अपहरणकर्ताओं की पहचान तथा उनकी योजनाएं, उद्देश्यों तथा पृष्ठभूमियों के बारे में महत्वपूर्ण सुरंगों की जानकारी मिली। दोपहर तक राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने जर्मन खुफिया एजेंसी की भांति ओसामा बिन लादेन को भेज दिया गया एक संदेश को बीच में पकड़ लिया। 27 सितंबर 2001 को FBI ने 19 अपहरणकर्ताओं की तस्वीरें उनकी संभावित राष्ट्रीयता और उपनामों के साथ जारी कर दी। कई फर्जी नाम उसके साथ के बारे में जानकारी देशों संभव अपहरणकर्ताओं में से 15 सऊदी अरब से, 2 संयुक्त अरब अमीरात से, 1 मिस्र से और 1 लेबनान से था। हमला पेंट बॉम्ब कूट नाम वाले ऑपरेशन का 7000 विशेष एजेंटों के शामिल करने किए गए अन्वेषण FBI के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे जटिल अन्वेषण था। संयुक्त राज्य सरकार ने निर्धारित किया कि ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व वाला अल-कायदा हमलों के लिए जिम्मेदार था। साथ ही साथ FBI ने कहा 11 सितंबर के हमले के साथ अल-कायदा और बिन लादेन का संबंध जोड़ने वाले सबूत स्पष्ट और अकटाए हैं। यूनाइटेड किंगडम की सरकार भी 11 सितंबर के हमले में अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन की अभियोजकता के संबंध में समान निष्कर्ष पहुंची। रूढ़िवादी राजनीतिक पात्रता द अमेरिकन स्पेक्टेटर में लिखते हुए लेखक लॉरी मायरोल तर्क देते हैं कि 9/11 तथा समान हमलों का मुख्य शिल्पकार खालिद शेख मोहम्मद तथा उसका परिवार है, कि खालिद शेख मोहम्मद के ओसामा बिन लादेन के साथ संबंध गौड़ हैं और यह कि अल-कायदा द्वारा हमलों की जिम्मेदारी लेना तथ्य जानने के बाद की असवरवादिता है। उसी पत्रिका के एंजेलो कोडेविला माइल रॉय के साथ सहमत हैं और ओसामा बिन लादेन की एल्विस प्रेस्ली के साथ तुलना करते हैं। 2007 में टाइम पत्रिका में लिखते हुए CIA के पूर्व अधिकारी रॉबर्ट बॉयर ने विरोधी दृष्टिकोण रखते हुए दावा करते हैं कि जॉर्ज W. बुश प्रशासन का खालिद शेख मोहम्मद द्वारा 9/11 की जिम्मेदारी लेने का प्रचार करना तथा ऐसे ही अनेक अन्य काम या दावा करने के झूठे प्रयास हैं कि 9/11 के सभी महत्वपूर्ण कर्ता पकड़े जा चुके हैं। अल-कायदा की जड़ें पीछे 1979 में खोजी जा सकती हैं, जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था। आक्रमण के तुरंत बाद ओसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी, जहां उसने अरब मुजाहिदीन को संगठित करने में मदद की तथा सेवियातों का प्रतिरोध करने के लिए मकतब अल-खिदमत संगठन की स्थापना की। संघ सोवियत के साथ युद्ध के दौरान बिन लादेन और उसके लड़ाकू को धन अमेरिका और सऊदी अरब से प्राप्त हुआ था। अमेरिकी और अधिकांश सऊदी धन पाकिस्तान की खुफिया सेवा ISI के माध्यम से आपूर्ति की गई थी। 1989 में जब सोवियत संघ पीछे हट गया तो MAK को पूरी मुस्लिम दुनिया में सरकारों के खिलाफ जिहाद में एक त्वरित प्रतिक्रिया बल में परिवर्तित कर दिया गया। आयमन अल जवाहिरी के मार्गदर्शन में ओसामा बिन लादेन अधिक कट्टरपंथी बन गया। 1996 में बिन लादेन ने अपना पहला फतवा जारी किया, जिसमें कहा गया कि अमेरिकी सेना सऊदी अरब छोड़ दे। 11 सितंबर की साजिश का विचार खालिद शेख मोहम्मद से आया, जिसने यह विचार 1996 में ओसामा बिन लादेन के समक्ष प्रस्तुत किया। इस समय सूडान से वापस अफगानिस्तान स्थानांतरित होकर बिन लादेन और अल-कायदा संक्रमण की अवस्था में थे। बिन लादेन के अमेरिका पर हमला के इरादे के साथ 1998 में अफ्रीकी दूतावास में बम विस्फोट तथा बिन लादेन के 1998 के फतवे से एक नया मोड़ आया। दिसंबर 1998 में निर्देशक केंद्र खुफिया आतंकवाद प्रतिरोधी केंद्र ने राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को रिपोर्ट दी कि अपने कर्मियों को विमान अपहरण का प्रशिक्षण देने के साथ अल-कायदा अमेरिका USA में हमलों की तैयारी कर रहा था। 1998 के अंत में या 1999 के आरंभ में बिन लादेन साजिश पर आगे बढ़ने के लिए मोहम्मद को मंजूरी दे दी। खालिद शेख मोहम्मद, ओसामा बिन लादेन और उनके नायाब मोहम्मद अतोका के बीच 1999 के वसंत में बैठकों का एक सिलसिला चला। मोहम्मद ने लक्ष्य के चुनाव तथा अपहरणकर्ताओं की यात्रा की व्यवस्था में
सहित साजिश हेतु क्रियात्मक सहयोग प्रदान किया। बिन लादेन ने मोहम्मद के चयन को पलटते हुए लॉस एंजलिस में यूएस बैंक टावर जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को खारिज कर दिया, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं था। बिन लादेन ने आर्थिक सहायता के साथ साजिश के लिए नेतृत्व प्रदान किया और वह साजिश के लिए प्रतिभागियों के चयन में शामिल था। बिन लादेन ने शुरू में बोस्निया में लड़ चुके अनुभवी जिहादियों नवाफ अल हज़मी और खालिद अल मेहधार का चयन किया था। कुआलालंपुर अल-कायदा शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मलेशिया की यात्रा करने के बाद मध्य जनवरी 2000 में हाज़मी और मेहधार संयुक्त राज्य अमेरिका में पहुंचे थे। 2000 वसंत में हाज़मी और मेहधार ने सैन डिएगो कैलिफोर्निया में उड़ान प्रशिक्षण लिया, लेकिन वे बहुत कम अंग्रेजी बोलते थे, उड़ान प्रशिक्षण में अच्छी नहीं कर सके और अंततः पहलवान अपहरणकर्ता के रूप में सेवा दी। 1999 के अंत में हैम्बर्ग जर्मनी से आदमियों का एक समूह अफगानिस्तान आया, जिनमें मोहम्मद अत्ता, मरवन अल शेही, जियाद जर्रा और रैमजी बिनाल शिब शामिल थे। ये शिक्षित थे, अंग्रेजी बोल सकते थे और इन्हें पश्चिम में रहने का अनुभव था, इसलिए बिन लादेन ने इन आदमियों को साजिश के लिए चुना। नए रंग रूटों के कौशल की नियमित जांच होती थी, जिससे अल-कायदा पहचान सका कि हानी हंजौर के पास पहले से ही वाणिज्यिक विमान चालक का लाइसेंस था। हंजौर 8 दिसंबर 2000 को सैन डिएगो में आ गया और हाज़मी से मिला। वे जल्द ही प्रशिक्षण के लिए एरिज़ोना चले गए, जहां हंजौर ने पूर्ण शर्य परीक्षण दिया। मरवन अल शेही मई 2000 के अंत में आया, जबकि अत्ता 3 जून 2000 को पहुंचा और जर्रा 27 जून 2000 को आया। बिनाल शिब ने कई बार संयुक्त राज्य अमेरिका के वीज़ा के लिए आवेदन किया, किंतु एक यमन के रूप में उसके वीज़ा की अवधि के बाद में एक अवैध आप्रवासी के रूप में रहने की आशंका के कारण इनकार कर दिया गया। अट्टा और खालिद शेख मोहम्मद के बीच समन्वय प्रदान करने के लिए हैम्बर्ग में बने रहे। हैम्बर्ग सेल के 3 सदस्यों ने दक्षिण फ्लोरिडा में विमान चालक प्रशिक्षण दिया। 2001 वसंत में पहलवान अपहरणकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका में पहुंचने शुरू हुए। जुलाई 2001 में अत्ता बिनाल लाशिब से स्पेन में मिला, जहां उन्होंने अंतिम लक्ष्य के चयन सहित साजिश के विवरण का सामान्य किया। बिनाल लाशिब ने बिन लादेन का यह संदेश भी दिया कि हमले यथासंभव जल्दी से जल्दी किए जाएं। दुनिया भर में जन माध्यमों और सरकारों द्वारा हमलों की निंदा की गई। दुनिया भर में राष्ट्र ने अमेरिका के पक्ष में समर्थन और एकजुटता की पेशकश की। अधिकांश मध्य पूर्वी देशों में नेताओं और अफगानिस्तान ने हमलों की निंदा की। तत्काल आधिकारिक बयान अमेरिकी काउबॉय अपने मानवता के प्रति अपराधों के फल काट रहे हैं के साथ इराक एक उल्लेखनीय उपवाद था। हमलों के बाद अफगानिस्तान के 10वें हज़ार लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रतिक्रिया के डर से पलायन करने का प्रयास किया। पाकिस्तान, जो पहले से ही पिछले अफगान संघर्ष से कई अफगान शरणार्थियों का घर बना हुआ था, 17 दिसंबर को अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा बंद कर दी। हमलों के लगभग 1 महीने बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने अल-कायदा को शरण देने के लिए तालिबान शासन को हटाने में अंतर्राष्ट्रीय बलों के एक व्यापक गठबंधन का नेतृत्व किया। पाकिस्तान के अधिकारी अनिश्चित से तालिबान के खिलाफ युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ प्रतिबद्ध हुए। पाकिस्तान शासन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को तालिबान ठिकानों पर हमले के लिए अपने सैन्य हवाई अड्डे और सैन्य अड्डे उपलब्ध कराए तथा 600 से अधिक संदिग्ध अल-कायदा सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिन्हें उसने अमेरिका को सौंप दिया। CIA के महानिरीक्षक ने CIA के 9/11 पूर्व के प्रदर्शन की अतिरिक्त समीक्षा की और आतंकवाद का सामना करने के लिए हर संभव प्रयास नहीं करने का वारिस CIA अधिकारियों की कठोरता से आलोचना की। उन्होंने 9/11 के 2 अपहरणकर्ताओं नवाफ अल हज़मी और खालिद अल मेहधार के अमेरिका में प्रवेश करने पर उन्होंने रोक पाने और उनसे संबंधित सूचना FBI के साथ साझा करने में असफलता के लिए अधिकारियों की आलोचना की। मई 2007 में डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दोनों ने सीनेटर्स के एक विधायक तैयार किए जो CIA के अतिरिक्त जांच रिपोर्ट खुलेआम प्रस्तुत करेगा। एक समर्थक सेनेटर रॉन वाइडन ने कहा, अमेरिका के लोगों को यह जानने का हक है कि 9/11 से पूर्व के उन महत्वपूर्ण महीनों में सेंट्रल खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी।
मैं इस पर क्रूरता और उग्रता से हमला करने जा रहा हूं जब तक यह जनता के सामने नहीं आ जाता। रिपोर्ट में 9/11 हमले के पहले और बाद में व्यक्तिगत CIA कर्मियों की जिम्मेदारी की जांच की गई। रिपोर्ट 2005 में पूरी हो गई थी, लेकिन इसकी जानकारी जनता के लिए कभी जारी नहीं की गई। 4 अक्टूबर 2010 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 9/11 शिकारों के कुछ परिवारों द्वारा दायर की गई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की साइट से प्राप्त सामग्री की निपटान से पहले मानव अवशेषों के लिए एक अधिक संपूर्ण परीक्षा की आवश्यकता हेतु अपील को खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि कुछ सामग्री 1.65 मिलियन में से 2,23,000 टन की या तो छानबीन नहीं की गई या फिर पर्याप्त छानबीन नहीं की गई और एक गड्ढा उस सामग्री का उपयुक्त विश्राम स्थल नहीं हो सकता जिसमें अभी भी शिकारों के अवशेष हो सकते हैं। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार 2752 मृत लोगों में से लगभग 1100 ना तो कभी भी बरामद हुए और ना किसी की पहचान हुई। शहर के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने सामग्री को गड्ढे में भेजने से पहले 10 महीने तक मानव अवशेषों के लिए ध्यान में से सामग्री की जांच की थी। निचली संघीय अदालत न्यूयॉर्क सिटी के खिलाफ परिवारों के मुकदमे पहले से ही खारिज कर चुकी है। और ऐसी ही ताज़ा न्यूज़ अपडेट पाने के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल ई इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।